हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री लास्ट मिनट रिवीजन। तो इसमें हम पूरे चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। हिस्ट्री का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि आज हम इसमें छोड़ेंगे और वो हमारे एग्जाम में आएगा। तो हम हर एक बारीक से बारीक डिटेल को अच्छे से डिटेल के अंदर आज समझने वाले हैं। पूरी हिस्ट्री आज हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे आने वाले 15-20 जितना भी टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट बातें अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो तो आपको ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि इसको आप लोगों को ये लेंथी है पर इसमें ये है कहानी है पूरी। ये हमारे इंडिया की कहानी है। इंडिया की कहानी हमें जाननी चाहिए कि इंडिया में किस तरीके से हमें स्वतंत्रता मिली, जो आज हमारे पास में इंडिपेंडेंस है। हम जो मन करता है वो पहन पा रहे, जो हम मन करता है वो कर पा रहे, जो भी कुछ कर पा रहे हैं उसके बारे में है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसके लिए पूरा ध्यान से सुनो क्योंकि ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको कंफर्म है कि समझ में आएगा और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने बेहतरीन नोट्स और इससे बेहतरीन नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। इसमें पूरी एनसीईआरटी को घोट करके डाल दिया मैंने कि मतलब एनसीईआरटी का कोई पेज नहीं छोड़ा, तो इसके बाद में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट आता है वो आता है कि चेंजेस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर हुई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको एज इट इज लिख देना एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन है तो एज इट इज लिख के आ जाना। अब इसमें यह है कि द वॉर क्रिएटेड द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, दोनों क्रिएट हो गई थी। और फिर इससे क्या हुआ था कि टैक्स इंक्रीज हो गए थे, कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया था इसमें, कि आपको जितनी भी इनकम है उसके बेसिस पर आपको इसमें टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इसकी वजह से क्या हुआ कि दिस लीड्स टू एन एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल्स, तो कॉमन पीपल्स के लिए हार्ड रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मीज, तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था कि अगर आपको आर्मी में जाना है, नहीं जाना वो आपकी चॉइस नहीं रहेगी। वो अगर आपके विलेज में आ गए और आप लोगों को एकदम से फोर्स करके लेके जाएंगे कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, ये था इसके बाद में। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि 1918 से लेकर के 1919 और फिर 1920 से 21 के अंदर क्रॉप फेलियर हुआ, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर फेमिनिज्म हो गया, मतलब अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से क्या हुआ था कि 1921 के अंदर 12 से 13 मिलियन डेथ हो गई थी, मतलब कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। किस वजह से? भूखमरी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था। ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बातें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या चेंजेस हुए थे इंडिया में। अब देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब इसमें क्या होता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं इंडिया में जनवरी 1915 में, और फिर इसके बाद में ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। इनका जो कंसेप्ट था सत्याग्रह का और उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे का रीजन समझो। सबसे पहले तो सत्याग्रह जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। सत्याग्रह 2 वर्ड्स को मिलाकर के बना हुआ है, एक है सत्या और एक दूसरा है ग्रह। तो सत्या को तो मतलब होता है वो होता है ट्रूथ, और फिर ग्रह का मतलब होता है कि टू होल्ड फर्म। ठीक है, अब इसके बाद में इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी कि इफ कॉज इज अ ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर। तो इसका कहने का मीनिंग ये था, इसके पीछे की फिलॉसफी गांधी जी की ये थी कि अगर कोई कारण सही है और अगर स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है और उसके साथ में आपको उसके लिए फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, कि आपको नेक्स्ट जो ओपोनेंट है उसको आपको फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, ये थी गांधी जी के इसके पीछे की फिलॉसफी। और यहां पर जो ऑपरेशन शुड बी परस्यूड टू सी द ट्रूथ एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड थ्रू वायलेंस। तो आप लोगों को इसमें कहने का मीनिंग ये था कि अगर आप सही हो, अगर आपके इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्सेस काम में लेने की जरूरत नहीं है, बिना वायलेंस के भी आप जीत सकते हैं। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में हुआ था चंपारण में हुआ था। चंपारण में इन सपोर्ट फॉर द इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था, ये यहाँ पर कि सत्याग्रह इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में हुआ था चंपारण बिहार में 1917 में। देन फिर इसके बाद में खेड़ा गुजरात में भी हुआ था, सपोर्टिंग द पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर, जिसके अंदर की रेवेन्यू रिलैक्सेशन का उनको मिले।
फिर इसके बाद में अहमदाबाद जो कि गुजरात में है 1918 में हुआ था कि इन द सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स, जो कि यहाँ पर उनके अगेंस्ट था, ये इंडियंस के अगेंस्ट ही था और ये जो बाकी के थे ये थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देन फिर इसके बाद में इंट्रोड्यूस्ड होता है वो होता है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट ये एक्ट है जिसके तहत कि गवर्नमेंट को पावर होती है, गवर्नमेंट को क्या होती है? पावर होती है कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको रोक सकती है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसको वो जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए, उसको कोई भी वारंट वगैरह की जरूरत नहीं है। ये था रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट से क्या हुआ कि जब ये रॉलेट एक्ट लगाया गया तो इससे जो गांधी जी थे इन्होंने बोला कि ये तो अन्याय हो रहा है और इसके अगेंस्ट हम करेंगे सत्याग्रह। तो फिर इन्होंने लॉन्च करा, हड़ताल लॉन्च करी और उसके साथ में लॉन्च किया रॉलेट सत्याग्रह। और फिर इन्होंने इसकी जो डेट डिसाइड करी थी वो करी थी 6 अप्रैल 1919, डेट डिसाइड करी थी किसकी? रॉलेट सत्याग्रह की। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि नॉन वायलेंट रैलीज निकली थी, स्ट्राइक्स हुई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, स्टार्ट हो गया था इंडिया में कि अब हमें अच्छे से हमारा जो देश है वो हमें चाहिए, कि तुम ब्रिटिशर्स बाहर से आए हो अब हम तुम्हें भगाएंगे। तो इस दिन से स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि टू कंट्रोल द ब्रिटिश टुक वेरियस स्टेप्स, तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए कि मतलब हमारी सरकार चली जाएगी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कुछ स्टेप्स लिए। उनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स थे कि इन्होंने जो फायर्ड कर दिया था, फायरिंग जो हुई थी, जालियांवाला बाग इंसिडेंट आएगा इसके बाद में, कि फायरिंग हुई थी ऑन द पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। अमृतसर में लोग आराम से शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये हमारा हक होता है कि हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे हित में नहीं है, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। तो वही कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो हमारे खिलाफ है, तो इन्होंने क्या किया कि फायरिंग कर दी, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्से आने की वजह से वायलेंस हो गया। अब देन फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। और जो जालियांवाला इंसिडेंट है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप लोगों ने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। अदरवाइज जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट था इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें इनोसेंट पीपल्स जो बैसाखी बनाने के लिए आए थे उनकी भी डेथ हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, औरत थी, इतने सारे लोगों की बेवजह मौत हो गई थी इसमें। ये सबसे बड़ा था, इसके अगेंस्ट जो था पूरे इंडिया के अंदर इसके बाद में हंगामे होने स्टार्ट हो गए थे। देन फिर ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पीपल गैदर हुए थे जालियांवाला बाग में अमृतसर में, 2 चीज़ों के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए भी और बैसाखी बनाने के लिए भी। लेकिन क्या हुआ कि जो जनरल डायर था टुक द कमांड, तो इसका नाम जनरल डायर नहीं, इसका कुछ और ही होना चाहिए था। ये एकदम से डाकू आदमी था। इसको आप याद रखना कि जनरल डाकू मतलब डाकू आया वहां पर और उसने कमांड ली और इसने सबसे पहले सारे दरवाजे बंद कर दिए कि कोई भी आदमी नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद में इसने फायर कर दी पूरे क्राउड के ऊपर। आप सोच सकते हो कि 200 से 300 लोगों के ऊपर फायरिंग के लिए क्या मतलब कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से कितना गंदा माइंडसेट चाहिए होगा कि आप किसी आदमी को मार रहे हो, मतलब कि इतने सारे लोगों को मार रहे हो जिसमें कि बच्चे हैं, बच्चों को तो मतलब छोड़ा ही नहीं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर गलत सा था। फिर इसके बाद में क्या क्या हुआ वो सब कुछ ही ये इसमें है। अब इसमें क्या हुआ कि देन द मैनी पीपल्स वर किल्ड एंड दिस एंगर्ड द क्राउड। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और फिर उसके बाद में क्या किया कि लोगों ने बोला कि अब वायलेंस इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या करा कि जो प्रॉपर्टी थी जैसे कि पुलिस थाने हो गए, कोर्ट्स हो गई, स्कूल्स हो गई, इन सबको जलाना स्टार्ट कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता तो फिर गवर्नमेंट कर देती है फ्री हैंड। और जब यहाँ पर फ्री हैंड किया गया, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हो और अगर आप कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको आप खराब करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट उस टाइम पर उन्होंने कर दिया कि फ्री हैंड, अब आपको इनके साथ में जो करना है वो कीजिए। तो जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको उठा करके जेल में डाल दिया। अगर आपका घर में काम किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं, अगर आप वहां पर आए भी थे तो भी आपको उठा करके उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रूटल रिप्रेशन हो गया यहाँ पर प्रोटेस्टर के अगेंस्ट। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चला था 1919 से 1924 तक। अब खिलाफत में हुआ क्या था, देखो खिलाफत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो इसमें क्या हुआ कि जो एम्परर ऑटोमैन थे, ऑटोमैन जो थे एम्परर, ये हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर इसके बाद में अफवाहें फैली थी, बस अफवाह की वजह से ये स्टार्ट हो गया था। अफवाह ये फैल रही थी कि यहाँ पर हर पीस ट्रीटली वॉज गोइंग टू इम्पेस्ट होन हिम। तो यहाँ पर जो
एम्परर ओटमैन थे, ये एक तरीके से ये किंग वॉज कंसिडर्ड एज एन द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात ये हुई थी कि जब ये हार गए तो अफवाह ऐसी फैला दी गई कि ये जो इनके साथ में वो व्यवहार अच्छा नहीं होगा, और जब इनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम्स हैं वो मतलब कि एक तरीके से सारे मुस्लिम्स जो हैं वो गुस्से में आ गए। और वो गुस्से में क्यों है, उनके गुस्से में आने के पीछे का रीजन ये था कि जो ओटमैन थे वो थे किंग थे एज कंसिडर्ड एज इन दिस स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको कि द खलीफा कहा जाता है, उसके इस्लामिक हेड थे। तो अगर आप किसी की भी हेड को, या फिर अगर मान लीजिए कि कोई भी एक स्पिरिचुअल से कनेक्टेड चीज है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो लोगों को तो गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। तो इससे पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुआ। जब पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुआ तो ये इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना था, और इंडिया में जो प्रोटेस्ट किया वो किया था दो लोगों ने, एक तो थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, जिन्होंने क्या करा कि खिलाफत कमेटी बनाई थी मार्च में 1919 में बॉम्बे में इन्होंने कमेटी बनाई थी, जो कि किसके अगेंस्ट थी, वो थी खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट, की इंडिया में भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, अब देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आपकी लाइफ से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है। इंपैक्ट ये है कि इसमें गांधी जी की जो बुक थी हिंद स्वराज, जो कि 99 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं वो हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से कर रहे हैं। अगर हम इनको कॉर्पोरेट बंद कर दें, मतलब कि इनके साथ में कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, तो एक साल के अंदर अंदर इनका एम्पायर जो है वो चौपट हो जाएगा और ये एक साल के अंदर भाग जाएंगे। और वैसा हुआ भी। यही आप लोगों के साथ में होता है। अगर आप लोगों के जो मार्क्स कम आते हैं, या फिर मार्क्स आप लोग जैसे कि 38 आते हैं, 39 आते हैं, 40 नहीं आते, क्योंकि आप लोग अब उसके साथ में कॉर्पोरेट नहीं करते। आप लोग 48 के साथ में, मतलब 38 के साथ में कॉर्पोरेट कर लेते हो, पासिंग मार्क्स के साथ में कॉर्पोरेट कर लेते हो। जिस दिन आप इनके साथ में नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे कि मुझे ये मार्क्स अच्छे नहीं लग रहे, मैं ये नहीं रखूंगा, तो डेफिनेटली आप आसानी से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो यही था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का बेसिक, ये था कि अगर इंडियंस अगर उनको कॉर्पोरेशन करना बंद कर दे, जैसे कि इंडियंस में क्या होता है कि बाहर के ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी उन्होंने, और ब्रिटिश को रेस्पेक्ट दी, फिर जो यहाँ पर किंग्स थे उन्होंने उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी उन्होंने, फिर ये जो ब्रिटिशर थे इनका अलग ही माइंड गेम था, ये बहुत ज़्यादा चालाक थे, बेवकूफ़ बनाए, जो भी किया, और हम इनके साथ में कॉर्पोरेशन करते रहे। क्योंकि इंडियंस का हमेशा से नेचर ऐसा रहा है कि हम दूसरे आदमी के साथ में अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको मेहमान की तरह मान करके बहुत ही अच्छे से उनके साथ में बिहेव करते हैं। लेकिन ये तो बिहेव करने लायक थे नहीं, ये तो एक नंबर के नालायक थे ब्रिटिशर्स। अभी भी क्या होता है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो क्या करते हैं कि अब आपने देखा होगा कि इंडियंस फॉरेन जाते हैं। अब फॉरेन क्यों जाते हैं भैया, फॉरेन इसलिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में आप काम करो, इंडिया के लिए काम करो, लेकिन आप नहीं करते उनके लिए। ये हमारे, अगर हमारे जितने भी बच्चे हैं पढ़े लिखे, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर वो इंडिया को छोड़ कर के नहीं जाएं तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर होगा। पर क्या है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा कम मिलता है, उधर थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, तो उधर चले जाते हैं, वो सबसे गलत है। तो ये अब इससे मैं टॉपिक से दूर जा रहा हूँ, हम इसमें चलते हैं। अब देखिए नॉन कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ था। देखो अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस तरीके से बना। पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब ये हुआ था कि जो इंडियंस थे, हमने क्या करा कि हमने उनके साथ में नॉन कॉर्पोरेशन अब किस तरीके से कर सकते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन इस तरीके से करते हैं, उनका कोई भी, आपको अगर किसी आदमी को साथ में कॉर्पोरेट नहीं करना तो आप क्या करोगे, उससे झगड़ा करने के लिए क्या करोगे, उसका सामान नहीं लोगे, दुकानदार से सामान नहीं लोगे और उससे लड़ाई करोगे, उसके जितने भी सामान है वो फेंक दोगे। तो वही हमने किया। इसको बोला कि गांधी जी ने कहा कि हमें ये स्टेजेस में करना है। सबसे पहले तो सारे के सारे सरेंडर कर दो, टाइटल्स जो हैं गवर्नमेंट अवॉर्डेड उन सबको सरेंडर कर दो, नहीं चाहिए वो। फिर उसके बाद में बाइकआउट कर दिया सारी सिविल सर्विसेज, आर्मीज, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सब कुछ बाइकआउट कर दिया। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें हमारा नॉन कॉर्पोरेट करके हम हमारा इंडिया बनाएंगे। तो देखो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो था मिडिल पीपल का, मतलब कि मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। आप देख सकते हो कि जो लोग अपनी जॉब छोड़ रहे थे इंडिया के लिए, तो आप सोच सकते हो कि उनमें किस लेवल की देशभक्ति थी। बच्चे अपनी स्कूल छोड़ रहे थे, मतलब कि एक तरीके से एम्प्लॉयर्स अपनी जॉब्स तक छोड़ रहे थे, जिनके सैलरी बेसिस पर थे उन्होंने भी छोड़ दिया कि हम इंडिया के लिए करेंगे। तो ऐसा ही जज्बा आप लोगों में भी होना चाहिए, तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर डेफिनेटली आने वाला है। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ कि देन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज द रिसेशन, और इसके अंदर रिसेशन यूज में लिया तो यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट रिसेशन लगा देती है
तो इस केस में क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। अब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाउन में किस तरीके से था, टाउन में क्या हुआ था कि जो स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से। अब इसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स ने अपनी स्कूल से छोड़ दी थी, कॉलेजेस छोड़ दी थी, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था, लॉयर्स ने कोर्ट से रिजाइन दे दिया था कि वो प्रैक्टिस वगैरह उन्होंने सब कुछ छोड़ दी थी, और जो काउंसिल इलेक्शन थे वो भी बाइकआउट कर दिए थे, और जो फॉरेन क्लोथ थे, जो कि कपड़े थे, उनको भी जला दिया था। अब उसके बाद में पीपल बिगेंस टू वियरिंग इंडियन क्लोथ्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माइल्स एंड हैंडलूम वेंड अप। अब उसके बाद में इसके लिए लिमिटेशंस भी थी कुछ, जिस वजह से क्या हुआ कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इतना नहीं चल पाया सिटीज़ में। अब उसके पीछे के सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि जैसे कि मान लो कि अब स्टूडेंट्स हैं, आप एक सिटी में रहते हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो और आप एक टीचर हो, तो आपके मेन सोर्स ऑफ स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना और टीचर का काम है कि क्या, पढ़ाना। तो पढ़ाने से इनकी सैलरी चलेगी, ये सैलरी बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन अगर ये जॉब छोड़ देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि गांव में तो क्या होता है कि विलेजेस में क्या होगा कि वो तो खेती करके अपना खाने का वगैरह का सब कर लेंगे, लेकिन जो टीचर सिटीज़ में रहते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास तो और कोई सोर्स भी नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये स्लो डाउन हो गया, क्योंकि एक तो इंडियन के जो इंडियन अल्टरनेटिव नहीं थे इंडियन इंस्टीट्यूट के, जैसे कि स्कूल्स भी नहीं थी, कॉलेज भी नहीं थी। अगर ये होता तो हमारे पास में हमारे खुद के स्कूल्स होते, हमारे खुद के कॉलेज होते, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमें ये बंद करना पड़ता या फिर ये स्लो होता। अब इसमें खादी जो क्लोथ्स थे वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो एक्सपेंसिव थे। अब एक्सपेंसिव इसलिए थे क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते थे। अगर बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर होते हम तो ये बहुत ही सस्ते होते, लेकिन उस टाइम पर क्या था कि छोटे छोटे स्केल पर काम करा जाता था। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ छोटे स्केल पर होती है तो उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो बड़े स्केल पर किया जाए तो उसकी प्राइस ड्रॉप होती है, जिस वजह से क्या होता था कि जो गरीब लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि फिर से उनको फॉरेन क्लॉथ्स ही खरीदना पड़ा, और स्टूडेंट और टीचर्स थे वो फिर से अपनी जॉब्स की तरफ जाने लगे कि जॉब्स ही चाहिए, और लॉयर्स ने जो है कोर्ट को ज्वाइन कर लिया क्योंकि अब उनके पास में और कोई चारा नहीं बचा था। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिबेलियन और इन कंट्री साइड। तो मतलब कि गांव के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से हमें हेल्प करी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें। अब ये यहाँ पर आते हैं, वो आते हैं अवध में बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र क्या करते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट जो हाई रेंट लेते थे वो प्लीजेंट से, उनके अगेंस्ट ये एक तरीके से उनके लीडर थे कि उन जो भी इनजस्टिस होता था वहां पर उनके लिए काम करते थे। और यहाँ पर इन्होंने प्लीजेंट मूवमेंट को डिमांडेड रिडक्शन ऑफ एंड द रेवेन्यू, और इन्होंने प्लीजेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था जिसमें क्या हुआ था कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू हुआ था, एबोलिशन ऑफ बिगिन, और यहाँ पर सोशल बाइकआउट हुआ था ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, ये हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है उदो किसान सभा। इसी के साथ में उदो किसान सभा हुई थी जो कि सेटअप करी गई थी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। देन फिर इसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। तो अब देखिए पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स में क्या हुआ था कि गोदमान हिल्स जो थी आंध्र प्रदेश की, वहां पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट जो हुआ था स्टार्ट होना लग गया था 1920 में वायलेंस की तरफ। अब देखिए जो इसमें सबसे बड़े जो लीजेंड हैं वो है यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, RRR, इन्हीं में ही इनका एक रोल है। अब देखिए जो अलूरी सीताराम राजू थे ये एक बहुत ही बड़े लीजेंड थे। अब लीजेंड किस तरीके से होते हैं, लीजेंड वो होते हैं जो कि एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं, लीजेंडरी मैन होते हैं। ये इस तरीके से थे कि इनके पास में स्पेशल पावर थी, ऐसा क्लेम करा जाता था कि इनके पास में सुपर पावर थी, और ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते थे, और उसके साथ में कि कोई भी इंसान को सही कर सकते थे, और एकदम से फिल्मी हीरो थे, और इनको अगर कोई बुलेट भी लग जाती थी तो ये उसको भी सर्वाइव कर लेते थे। और रिबल्स का कहना ये था कि ये एक भगवान का अवतार थे, जो कि हो सकता है होंगे ये मतलब कि इनकारनेशन का मतलब है कि भगवान का अवतार थे ये। ठीक है, अवतार होता है, इनकारनेशन का मतलब। देन फिर इसके बाद में इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा। लेकिन जो अलूरी सीताराम राजू थे ये क्या थे, ये एक तरीके से थोड़े वायलेंस की तरफ थे, लेकिन हमारे जो गांधी जी थे ये नॉन वायलेंस की तरफ से थे, जिस वजह से ये वायलेंस की तरफ थे, इसलिए इनको जेल भी हुई थी। वो अभी हम पढ़ेंगे इसमें कि इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट परस्यूड पीपल टू वियर खादी। इन्होंने लोगों को कहा कि खादी पहनो, ये हमारे देश का बना हुआ है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर गिव अप ड्रिंकिंग मत क्या करो, कोई भी करता है तो वो मत करो। फिर इसके बाद में बिलीव टू यूज ऑफ एंड दी वायलेंस, और ये वायलेंस के लिए यूज में सही मानते थे कि वायलेंस का
इसका यूज करना सही है। देन फिर इसके बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद क्यों करना पड़ा? देखो चोरा चोरी के अंदर क्या हुआ था, चोरा चोरी यूपी में गोरखपुर में क्या हुआ था कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार टर्न इनटू अ वायलेंस क्लेसेस बिटवीन द पुलिस एंड बर्न द पुलिस स्टेशंस। तो अब देखिए चोरा चोरी में 1922 में एक अच्छे से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था, लेकिन वो वायलेंट हो गया। पुलिस वालों के साथ में उन्होंने क्या करा कि उनके थाने जला दिए थे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन ये वायलेंस की तरफ जाने लगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसको अभी यहाँ पे बंद कर दो। फिर इसके बाद में हम चलने लगे सिविल डिसओबीडियंस की तरफ। अभी जो सिविल डिसओबीडियंस है, आफ्टर कॉलिंग ऑफ इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लीडर विद द कांग्रेस वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू प्रोविलेंस काउंसिल। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इनका मानना ये था कि हमारे जो लीडर्स थे उनका मानना ये था कि हम पार्टी के अंदर रहकर भी, ब्रिटिशर्स की पार्टी में रहकर के भी हम उनका उल्लंघन कर सकते हैं, फिर हम उनका विद्रोह कर सकते हैं। तो इनको जो भी उनका विद्रोह करना चाहते थे तो उन्होंने मिलकर के बनाई स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के बाद में यहाँ पर कुछ शेप्स आए हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। सबसे पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस आए। फिर इसके बाद में आता है साइमन कमीशन, जो कि 1928 में आया। अब देखिए साइमन कमीशन का एक सिंपल सा आपको तो बस ये याद रखना है कि ये जो साइमन कमीशन थे, इन्होंने कहा कि क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा, लेकिन इनको बाइकआउट कर दिया गया। तो इनके बाइकआउट के अंदर एक नारा लगाया गया, वो लगाया गया गो साइमन गो। ठीक है, ये नारा लगाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि साइमन को हमें नहीं चाहिए, हम साइमन को भगाएंगे, तो गो साइमन गो। देन फिर इसके बाद में लीडर सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस, बिकम ए वेरी assertive and oppose the constitution system within the form of the work of the British and dominance increases their influence। फिर इसके बाद में इन्होंने दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन रखा, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन रखा था कि डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट जस्ट, मतलब कि हमें पूरा का पूरी आज़ादी चाहिए। देन फिर इसके बाद में आता है कि इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द 26th of January वुड बी सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे, बट इट वॉज नॉट अचीव्ड। तो अब ये अचीव नहीं हो पाया था। अब इसके बाद में गांधी जी ने बोला कि अब मेरे पास में एक नया आइडिया है कि चलो मान लो कि सिविल डिसओबीडियंस नहीं हुआ, तो मेरे पास में इसके लिए एक और आइडिया। अब इनका जो आइडिया था वो ये था कि सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। अब देखिए सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, सॉल्ट मार्च के पीछे का रीज़न ये था कि जो सॉल्ट था वो कंज्यूम, आप अगर बहुत ही ज़्यादा करोड़पति या फिर मिलीनियर बिलीनियर ट्रिलियनियर भी हो तो भी आप नमक अपने खाने में डाल करके खाओगे, और एक पुअर पीपल है जिसके पास में बिल्कुल भी खाने के भी पैसे नहीं है, वो भी अपने खाने में नमक डाल के खाएगा। तो मतलब ये हर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और इसके ऊपर से टैक्स हटा दो। ये एसेंशियल फूड आइटम है तो इस पर से टैक्स हटा दो। वो नहीं माने, तो इसको स्टार्ट करा गया यहाँ पर। तो जो इसकी स्टार्टिंग थी वो थी 12th of March और जो इसकी एंडिंग थी वो थी 6th of April 1930। अब इसमें ये हुआ कैसे था, इसके पीछे होने का रीजन था कि जो गांधी जी थे उन्होंने लेटर लिखा था। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, इसके लिए क्या करा था कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था। लेटर में उन्होंने कहा था कि 11 डिमांड है और ये 11 डिमांड 11 मार्च तक पूरी कर दो, और इन्होंने इसमें ये रखी थी कि जो सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा दो, और इन्होंने ऐसा किया नहीं था, ब्रिटिशर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने स्टार्ट करा दांडी मार्च को। ये इसमें 78 वॉलेंटियर्स थे, 240 माइल्स की थी ये, और ये 24 डेज की थी। इसमें इन्होंने सॉल्ट लॉ जो था उसको वॉयलेट किया कि सॉल्ट लॉ ये कहता था, ब्रिटिशर्स का सॉल्ट लॉ था कि हमारे अलावा सॉल्ट कोई भी नहीं बनाएगा, और गांधी जी ने इसको तोड़ा, खुद ने नमक बनाया और इस ही नियम को तोड़ दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिसओबीडियंस किया गया था, और ये जो दांडी मार्च थी ये स्टार्ट हुई थी साबरमती से दांडी तक, और इसमें आपका पूरा हो गया है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और जो पेंट करी गई थी, पेंट और क्रिएटेड अलग अलग है, पेंट करी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही सभी के हम रिवीजन करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।